Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। नेटवर्क की सीरीज में हमने मेन टॉपिक एसी सर्किट स्टार्ट कर लिया था और एसी सर्किट में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने फेज आर कैलकुलेशन देख ली है कि फेज आर बेसिकली होता क्या है, फेज आर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका किसी सोर्स दिया है तो उसका फेज आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होगी, मैग्नीट्यूड होगा, फेज होगा, फ्रिक्वेंसी आपकी होगी बट उसमें दिखाई नहीं देगी। हमने पढ़ लिया उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ लिए कुछ आर एल सी का बिहेवियर क्या होगा, रजिस्टर का बिहेवियर क्या होगा, उसे वोल्टेज करंट सेम फेज में होगी, कैपेसिटर का क्या होगा, इंडक्टर का क्या होगा। उसके हमने फेजर डायग्राम भी देख लिए थे, कौन किसको लीड कर रहा है, कौन किसको लैग कर रहा है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपको फेजर दिया है कि फेजर डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया था कि उसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी, वोल्टेज की, करंट की और पावर की। हमने हमने तीन चीजें देखी थी कि रजिस्टर में जो पावर थी वो थी कितनी, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, और इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डेसिपेशन जीरो थी। जब भी हम पावर की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट, जब भी पावर की बात होगी तो पावर डेसिपेशन रियल पावर की बात होगी। तो अभी हमने रियल पावर की बात की। आज हम एक एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं कि एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर आपको कोई भी लोड दिया है, कैसा भी लोड, लोड आपका कुछ भी हो सकता है, लोड आपका आरएल भी हो सकता है, आरसी भी हो सकता है, आरएलसी भी हो सकता है, एलसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आरएलसी का कॉम्बिनेशन, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उनमें पावर डेसिपेशन कितनी होगी, तो ये चीज आज हम देखेंगे कि किसी भी एसी सर्किट में पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली हमें एसी सर्किट में तीन तरह की पावर पढ़नी होती है, एपरेंट पावर, रियल पावर और एंड रिएक्टिव पावर। तो हमें तीनों पावर का मतलब समझ में आना चाहिए, तीनों पावर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे पावर कैलकुलेशन इन एसी सर्किट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सुनेंगे। तो हमें सबसे पहले इतना पता है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पावर निकालनी, किसी भी एलिमेंट की, कैसा भी एलिमेंट हो, चाहे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कैसा भी आपका एलिमेंट हो, अगर हमें पावर निकालनी तो हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो हमें वोल्टेज चाहिए, एक हमें करंट चाहिए। तो मान लेते हैं जो वोल्टेज है, हम एक जनरल कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। वोल्टेज है वो है बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अभी हम प्लस लेके चल रहे हैं, आप माइनस लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं करंट है आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ये चीज है, मतलब हमने बेस क्या ले लिया, कॉस बेस ले लिया। कॉस बेस से जो वोल्टेज है वो थीटा बी पे लीड कर रहा है और जो करंट है वो थीटा आई पर लीड कर रहा है। आप कुछ ही मान सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हो, कहीं भी। तो लैग या लीड सिंपल आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज और करंट आपकी ये है। अगर वोल्टेज करंट ये है तो पावर क्या होगी, पीटी इक्वल टू बीटी इंटू आई टी, सिंपल, बीटी इंटू आई टी। अगर मैं बीटी इंटू आई टी यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बी और इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ये चीज हो जाएगी। अब देखेंगे मैं क्या लिखता हूं इसको, बी एम आई एम बाई टू। यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, कब हमें आरएमएस लेना है, कब हमें पीक लेना है। और इसको मैं लिख देता हूं टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई। अब देखेंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके रिवीजन के लिए, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर टू कॉस ए इंटू कॉस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये होता है फॉर्मूला, टू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पीटी इक्वल टू जो आएगा, पीटी इक्वल टू बी एम आई एम बाई टू, बी एम आई एम बाई टू। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखेंगे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, ये बचेगा थीटा बी माइनस थीटा आई, प्लस कॉस ए प्लस बी कर देते हैं। तो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, टू ओमेगा टी प्लस थीटा बी प्लस थीटा आई, राइट। यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एम आई एम बाई टू, बी एम आई एम बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक टर्म जो आएगा वो आएगा
कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई प्लस बी एम आई एम बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा बी प्लस थीटा आई। राइट, अब देखो इसमें दो टर्म है, पहले टर्म को ऑब्जर्व करो, सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करो। जो पहला वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें टाइम कहीं नहीं आ रहा, टी इसमें कहीं नहीं आ रही, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जो बी एम आई एम बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा बी प्लस थीटा आई है, ये एक आपकी टाइम डिपेंडेंट एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल है। फेज का मतलब नहीं होता है, फेज तो क्या होता है, सिर्फ आपका लैग या लीड होता है, थीटा बी प्लस थीटा आई लैगिंग या लीडिंग को शो करेगा, बट एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल होगा, इसका जो शेप होगा वो एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल होगा। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0। जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हमेशा हम एवरेज पावर की बात करते हैं, तो एवरेज पावर जो पी होगा, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस टर्म की एवरेज वैल्यू तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या है, एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर सिंपल आप याद रखो, जब भी आपका प्योर साइनसोइडल सिग्नल आएगा उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू सिंपल इतनी आएगी, बी एम आई एम बाई टू इंटू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। ये जो एवरेज पावर निकल के आई है पी, इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, अब आपको मेन चीज ये देखनी है। तो मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ, जो आप ध्यान दो, जो ये चीज लिखी है बी एम आई एम बाई टू, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको बी एम अपॉन रूट टू इंटू आई एम अपॉन रूट टू इंटू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। बिल्कुल सही है। क्या यही चीज तो लिखी है बी आर एम एस और ये चीज लिखी है आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, ये निकल के आ गई आपकी एवरेज पावर पी, रियल पावर पी। मेन तो आपका यही फॉर्मूला है। अभी हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, वहां से आपको कॉम्प्लेक्स पावर, एक्सटेंट पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में पता चलेगा। आप ऑब्जर्व करो जरा इन दो इक्वेशन को, एक चीज लिखी है P इक्वल टू बी एम आई एम बाई टू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, और एक लिखी है P इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। तो अगर आपको आर एम एस वैल्यू दी गई है, ध्यान रखना, अगर आपको आर एम एस वैल्यू दी गई है तब आप यूज करोगे बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और अगर आपको पीक वैल्यू दी गई है तब आप यूज करोगे बी एम आई एम बाई टू। ये 1/2 जो होता है, बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको पीक वैल्यू दी गई है तो बी एम आई एम बाई टू यूज करोगे, और अगर आरएमएस दी गई तो बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस यूज करोगे। नेक्स्ट, कि जब हम डीसी में पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें सिर्फ दो चीज चाहिए थी, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता लग जाए और एक करंट का मैग्नीट्यूड पता लग जाए। अगर हमें दो चीजें पता है तो हम पावर निकाल लेते थे, बट एसी में हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो हमें वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए, और तीसरा चाहिए हमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस चाहिए, थीटा बी माइनस थीटा आई चाहिए हमें। अब थीटा बी माइनस थीटा आई कर लो या फिर थीटा आई माइनस थीटा बी कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यही जो टर्म है कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, यही कहलाता है पावर फैक्टर। कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई, इसको हम अगर कॉस थीटा लिख दें तो यही कहलाता है पावर फैक्टर, यही कहलाता है आपका पावर फैक्टर। और जो थीटा बी माइनस थीटा आई है, ये कहलाता है आपका पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने पावर फैक्टर देख ली, पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, मतलब जो वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल है उसका अगर कोसाइन ले लिया जाए तो वो कहलाता है पावर फैक्टर। अभी हम बताएंगे पावर फैक्टर होता क्या है बेसिकली। अब सिर्फ पावर फैक्टर नहीं पूछता, हमें सिर्फ पावर फैक्टर की अगर वैल्यू पता है तो हमारे लिए वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर हमें पावर फैक्टर पता है तो हमें उसका नेचर भी पता होना चाहिए। नेचर कैसा कि पावर फैक्टर अगर मान लो 0.8 है तो वो लैगिंग भी हो सकता है, वो लीडिंग भी हो सकता है। अब वो आपको प्लस माइनस देगा नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू के साथ साथ उसका नेचर भी पता होना चाहिए कि अगर आपको पावर फैक्टर दिया है तो वो लैगिंग है या लीडिंग है या फिर यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी का मतलब हो जाएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल 0 है, इसको कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें तीनों चीज याद रखनी है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, पावर फैक्टर का नेचर क्या होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग हो या फिर यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ये नेचर पहचानने के लिए हम क्या करेंगे,
अब लैगिंग लीडिंग का अगर हमें कॉन्सेप्ट जानना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें रेफरेंस पता होना चाहिए। तो अपने पास दो ही यहाँ पे क्वांटिटी है, वोल्टेज और करंट। हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपके नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेचर ऑफ पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें नेचर ऑफ पावर फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो हमें रेफरेंस पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारे सर्किट के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सर्किट के लिए वोल्टेज को हम क्या ले लेंगे, रेफरेंस। वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया। सेकंड हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे द करेंट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। जो करंट फेजर की पोजीशन है वो वोल्टेज के फेजर में क्या है, वो लैगिंग है या फिर लीडिंग है, वही कहलाएगा आपको पावर फैक्टर एंगल। तो जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल होता है एंगल और पोजीशन ऑफ करंट फेजर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। ठीक है, अब हमें तीसरा पॉइंट क्या देखना है कि अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रही है, अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रही है तो वो कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। अगर करंट वोल्टेज को लैग कर रही है तो वो कैसा हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। और अगर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर है। इसका मतलब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है, उसका नेचर निकालना है, तो हमें वोल्टेज करंट का फेजर पता होना चाहिए, मतलब हमें फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो पिछले दो लेक्चर में मैंने फेजर डायग्राम बनाना सिखाए हैं, आपको फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। तो अगर आपकी करंट, इफ करंट में यहां पे लिख देता हूं, इफ करंट लैग्स वोल्टेज देन पावर फैक्टर नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैगिंग। कितनी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, इफ करंट लीड्स वोल्टेज देन पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका लीडिंग हो जाएगा। और इफ करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, जो कि अपना रेजोनेंस का केस बनेगा आगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर। आई होप आपको पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। पावर फैक्टर हमें कैसे निकालना है, पावर फैक्टर हमें सिर्फ वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल चाहिए, उसका कोसाइन ले लो तो क्या निकल के आ जाएगा अपना पावर फैक्टर। नेचर कैसे निकालेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे और फिर करंट की पोजीशन देखेंगे, अगर करंट लैग कर रही है तो लैगिंग, लीड कर रही है तो लीडिंग, अगर सेम फेस में है तो यूनिटी पावर फैक्टर। अब आते हैं अगेन वही फॉर्मूले पे, और अब हम निकालने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑफ पावर। P इक्वल टू आया था BRMS IRMS इंटू कॉस थीटा भी माइनस थीटा आई। ठीक है, अब देखो जो हमने e की पावर जे थीटा लिखा था वो हमने क्या लिखा था, e की पावर जे थीटा, e की पावर जे थीटा लिखा था, या फिर r e की पावर जे थीटा क्या लिखा था, r cos थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, यही चीज तो लिखी थी। तो जो r cos थीटा था, बेसिकली r cos थीटा वो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर जे थीटा, r e की पावर जे थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि जो r cos थीटा होगा वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, r e की पावर जे थीटा उसका रियल पार्ट है। सिमिलरली अगर आप इस टर्म को देखो, P इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा भी माइनस थीटा आई, इसका मतलब ये भी किसी कॉम्प्लेक्स पावर का रियल पार्ट रहा होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स पावर है क्या, तो बेसिकली जो P है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर में कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एस क्या है अपनी, एस कोई कॉम्प्लेक्स पावर होगी, उसका रियल पार्ट रहा होगा पी। तो एस है क्या, बेसिकली एस क्या रहा होगा, फिर वो रहा होगा BRMS IRMS और ई की पावर जे थीटा बी माइनस थीटा आई, यही तो रहा होगा, यही रहा होगा BRMS IRMS ई की पावर जे थीटा बी माइनस थीटा आई। तो अपने पास एक टर्म आ गया कॉम्प्लेक्स पावर, जिसकी वैल्यू कितनी है, BRMS IRMS ई की पावर जे थीटा बी माइनस थीटा आई, यही रहा होगा। ठीक है, या फिर हम इसको
रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई प्लस जे बी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा बी माइनस थीटा आई। ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो एस इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, पी प्लस जे क्यू। अब ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है कि पी तो क्या है, दिस इज कॉल्ड रियल पावर, क्या क्या नाम दे सकता है, या फिर एक्टिव पावर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रू पावर। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है बी आर एम एस आई आर एम एस। क्या मैं थीटा बी माइनस थीटा आई को कॉस थीटा लिख देता हूं, सिंपल, थीटा बी माइनस थीटा आई इक्वल टू कॉस थीटा। क्यू कहलाता है रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या शो करती है, मैं अभी बताता हूँ रिएक्टिव पावर। इसकी वैल्यू होती है बी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा बी माइनस थीटा आई को लिख देता हूं मैं थीटा। और एस कहलाता है कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वो होगा बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसको हम कहेंगे एपिरेंट पावर, एपिरेंट पावर। कॉम्प्लेक्स पावर क्या आई, ये आई बी आर एम एस आई आर एम एस ई की पावर जे थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी आर एम एस आई आर एम एस। इसका फेजर फॉर्म क्या होगा, थीटा बी माइनस थीटा आई। सही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बी माइनस थीटा आई। ठीक है, अब देखो अपने पास तीन पावर आ गई। एक तो है रियल पावर पी, जो आपकी डेसिपेट होती है सर्किट में, यही है आपकी ट्रू पावर। जब भी वो क्वेश्चन में पावर की बात करे, सिंपल पावर की बात करे, तो पावर का बाय डिफॉल्ट मतलब ही होता है रियल पावर और एक्टिव पावर। जो आपकी क्यू होती है, ये होती है आपकी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या शो करती है, दिस शोज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड द रिएक्टिव एलिमेंट। आपने अगर पिछला लेक्चर किया होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर की पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी आती है, लेता है वो, और नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को दे देता है। मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं एलओसी, रिएक्टिव एलिमेंट और सोर्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यही पावर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यही शो करती है आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव पावर। तो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिएक्टिव पावर का कोई यूज नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब तक वो रिएक्टिव पावर ना पूछे, जब तक वो क्वेश्चन में रिएक्टिव पावर ना पूछे, तब तक आपको पावर का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है एक्टिव पावर, या फिर रियल पावर से हमें पी निकालना है। बट जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं तो रिएक्टिव पावर का बहुत यूज है। इसी की वजह से आपका इंडक्शन होता है। अगर आपकी रिएक्टिव पावर नहीं होगी तो आपकी कोई भी इंडक्शन मोटर या फिर कोई भी आपकी वहां पे जो भी आपकी मशीन है वो काम नहीं करेगी। वहां पे रिएक्टिव पावर का बहुत बड़ा रोल है। मैग्नेटिक सर्किट में रिएक्टिव पावर का बहुत बड़ा रोल है, बट अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिएक्टिव पावर का कोई रोल नहीं है। रिएक्टिव पावर सिर्फ क्या शो करती है, वो शो करती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड रिएक्टिव एलिमेंट, दैट मींस एल और सी। अब आप थोड़ा सा एस को देखो, एस को मैंने क्या लिखा है। अब देखेंगे एक चीज और कि मैंने यहाँ पे तीन पावर लिख दी। अब आपको कौन सी पावर दी गई है ये आप कैसे पहचानोगे, है तो तीनों पावर, वो आप पहचानोगे इनकी यूनिट से कि आपको कौन सी पावर दी गई है। बेसिकली अगर उसने पावर दे दी कोई कि ये पावर इतनी है, तो आप उसकी यूनिट से पहचानोगे। अगर उसकी यूनिट वाट है तो वो कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर होगी। अगर उसकी यूनिट वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव है, इसको हम लिखते हैं वोल्टेज या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VAR है, या फिर यूनिट भी कई बार पूछ रहे हैं एसएससी में, तो यूनिट भी पूछी गई है कि आपके रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वो होती है VAR। अगर यूनिट VAR है तो वो क्या शो करेगी, रिएक्टिव पावर। और अगर सिंपल वोल्ट एम्पियर दी गई है तो वो शो करेगी आपकी एपरेंट पावर। वोल्ट एम्पियर से VA दी गई है तो वो शो करेगी आपकी एपरेंट पावर। ये आपको यूनिट याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ एस को। एस जो मैंने लिखा है मैं फिर से लिख देता हूँ, BRMS IRMS एंगल थीटा बी माइनस थीटा आई। ठीक है, अब जो वोल्टेज का मैं फेजर लिखूंगा, मैंने कॉस को ले लिया था रेफरेंस, वोल्टेज का फेजर में कुछ ऐसा लिख दूंगा BRMS और एंगल थीटा बी।
और जो करंट का फेजर लिख दूंगा वो लिख दूंगा मैं IRMS और एंगल थीटा आई। अगर आपको फेजर फॉर्म में दी है, मैं आपको यहाँ पे फेजर फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको पावर कैसे निकालनी है, कॉम्प्लेक्स पावर कैसे निकालनी है। अगर आपको फेजर फॉर्म में दिया गया है तो मैं यहाँ पे दो चीजें लिखता हूँ, एक तो लिख देता हूँ सिंपल V इंटू आई और एक लिखता हूँ V इंटू आई कॉन्जुगेट। कौन सा सही होगा देख लेंगे। अगर आप इसको V इंटू आई करोगे सिंपल, तो ये वैल्यू तो देखेंगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल तो ऐड हो जाते हैं, थीटा बी प्लस थीटा आई हो जाएगा। और अगर आप कॉन्जुगेट करते हो तो जो एंगल होता है वो निगेटिव हो जाता है। इस केस में क्या आएगा, VRMS IRMS एंगल थीटा V माइनस थीटा आई आएगा। इसका मतलब जो आपका एक्सप्रेशन है फेजर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो फेजर फॉर्म में ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गलत है। आपका एक्सप्रेशन कौन सा सही है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन सही है, V इंटू आई कॉन्जुगेट, VRMS IRMS इंटू थीटा V माइनस थीटा आई। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो वोल्टेज है, मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर देता हूँ, जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं 5 एंगल 60 डिग्री है और जो करंट है वो मान लेते हैं 10 एंगल 30 डिग्री है। अब मैं इनके फेजर बनाता हूँ। पहले कोई रेफरेंस रहा होगा, रेफरेंस से वोल्टेज है 60 डिग्री पे, यहाँ पर ये रहा 60 डिग्री पर वोल्टेज और करंट 30 डिग्री पर, यहाँ पे ये रही करंट 30 डिग्री पर। तो मुझे तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल चाहिए ना, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं इसको S इक्वल टू लिख दूंगा V इंटू आई तो ये तो बन जाएगा 15 एंगल 90 डिग्री, जो कि गलत है। अपना आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए V इंटू आई कॉन्जुगेट। इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए नॉट 50, इट इज 50। यहाँ आंसर आना चाहिए 50 एंगल 30 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है फेजर फॉर्म में तो हमें क्या लिखना है, V इंटू आई कॉन्जुगेट, ना कि V इंटू आई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, यहाँ पे आई का कॉन्जुगेट आएगा ना कि सिंपल आई आएगा। तो ये होगी आपकी कॉम्प्लेक्स पावर। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए। तीनों फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, एक तो P का फॉर्मूला, एक Q का फॉर्मूला और एक S का फॉर्मूला। अब मैं तीनों को थोड़ा सा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए देखता हूँ। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए क्या होगा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो P की वैल्यू होगी, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल कितना होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल होता है 0। तो जो पावर आएगी वो आएगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो सिंपल आपकी पावर कितनी आएगी, VRMS इंटू IRMS। या फिर आप इसको लिख दो VRMS का होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई आर, या फिर IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर। अगर आप रिएक्टिव पावर देखो तो रिएक्टिव पावर कितनी आएगी, रिएक्टिव पावर तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 कितना होगा 0। मतलब साफ साफ यही तो है, हमने यही तो देखा था कि रजिस्टर कभी पावर को डेसिपेट डिलीवर नहीं करता है, वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। हमेशा आपकी पावर वहां पे डेसिपेट होगी जिसकी वैल्यू होगी VRMS इंटू IRMS। रजिस्टर कभी भी एज अ सोर्स काम नहीं कर सकता है। बट अगर इंडक्टर के बारे में देखें तो जो P है वो तो 0 आएगी, क्योंकि cos 90, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना था 90, तो पावर कितनी हो जाएगी 0, रियल पावर 0 हो जाएगी। इसका मतलब डेसिपेशन नहीं होगा। बट Q की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, VRMS इंटू IRMS, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए भी P 0 हो जाएगी, बट Q कितनी होगी, Q होगी VRMS इंटू IRMS। इसका मतलब ये रिएक्टिव पावर है, कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर क्या शो करेगी वहां पे, ये उसमें सोर्स और रिएक्टिव एलिमेंट के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बट एनर्जी वहां पे डेसिपेट नहीं हो रही है, पावर डेसिपेट नहीं हो रहा है। P की वैल्यू कितनी है वहां पे 0 है। तो ये सारी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने यही सारी चीजें याद रख ली तो आपके पावर के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो अब आपको आगे से जब भी कोई भी सर्किट दिया जाए और सिंपल अगर उसने बोला है सिर्फ पावर निकालो, आपको लोड दिया है, लोड मान लो कुछ भी हो सकता है, लोड RLC का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एक सोर्स लगा हुआ है, उसने बोला इस सर्किट में पावर डिसिपेशन निकालो, तो पावर डिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में होगी, इंडक्टर में भी 0 होगी और कैपेसिटर में भी 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव पार्ट में पावर डिसिपेशन होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव पार्ट में पावर निकाल देनी है, वही क्या हो जाएगी, पावर डिसिपेशन हो जाएगी। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कितनी होती है 0। इस साल 2020 में इसरो में भी क्वेश्चन आया था, उसने बहुत बड़ा सर्किट दे दिया था, बहुत सारी स्टूडेंट ने छोड़ भी दिया था वो क्वेश्चन,
उसने बोला था कि लोड में पावर बताओ। तो लोड में बहुत सारे एलिमेंट लगे थे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। उसने बोला था कि इंडक्टर में पावर बताओ। तो भैया हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी है वहां पे, हमें सिर्फ क्या करना है, इंडक्टर में पावर पूछे, इंडक्टर में तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें क्या करते हैं ना, इंडक्टर की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये छोटे से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब अगर मैं बोलूं पावर फैक्टर है क्या, तो बेसिकली पावर फैक्टर कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं P अपॉन BRMS इंटू IRMS। दैट मीन्स P होती है आपकी एक्टिव पावर और ये होती है आपकी एपरेंट पावर। ये होती है एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी पावर फैक्टर हो जाएगा। यही है पावर फैक्टर। अब हमने डीसी में एक चीज पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सुनेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस किस पर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे चार पावर पढ़ ली हमने बेसिकली, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, वो किस किस पर एप्लीकेबल होगी देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो किस किस पर एप्लीकेबल होगी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर, इन तीनों पे एप्लीकेबल होगी। बट स्मॉल एस मतलब एपरेंट पावर पर एप्लीकेबल नहीं होगी। कभी आप एपरेंट पावर पर एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा देना। एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगती है, वो आपके एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर में लगती है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे RL, RC एंड RLC सर्किट। तो थैंक यू।